Welcome to Math Forest बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 3। आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और साथ में हम आज करेंगे परम्यूटेशंस। तो पहले हम परम्यूटेशंस करेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशंस करेंगे अच्छे से और फिर इनके कंबाइन क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके डेफिनेशंस देखते हैं कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशंस क्या होता है। परम्यूटेशंस क्या होता है? ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स। मतलब कि मुझे कुछ आइटम्स दे रखी है, उन आइटम्स में मुझे क्या करना है, अरेंजमेंट करना है बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। चाहे तो मैं उनमें से कुछ आइटम लेके अरेंजमेंट करूं, मतलब मान लो कि मुझे टोटल 6 आइटम दे रखी है, उनमें से 3 आइटम को मुझे अरेंज करना है। तो 3 आइटम्स कैसे अरेंज होगी, कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगी, वो निकालना होता है परम्यूटेशंस। या फिर मुझे ऐसे भी बोल सकते हैं 6 आइटम है, 6 आइटम को 6 तरीके से अरेंज करके, मतलब 6 आइटम्स को कैसे अरेंज करोगे आप एक साथ, तो वो हमारा क्या हो जाता है, परम्यूटेशंस हो जाता है। मतलब किसी भी टाइप की एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स होंगी वो हमें क्या कहलाएगी, परम्यूटेशंस। तो हम फिर ये नहीं बोलेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और दिस, हम बोलेंगे कि इसकी परम्यूटेशंस कितनी है, मतलब कि अरेंजमेंट्स कितनी है इसकी। वही बात आती है आपके पास कॉम्बिनेशंस की। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल किया था मैजिक वाला, MAGIC, याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एग्जांपल था कि आपको यहाँ पे पांच अल्फाबेट्स दे रखे हैं, इन्हें आपको पांचों के पांचों अल्फाबेट्स को एक टाइम पे यूज करना था और आपको कितने वर्ड बनेंगे इन पांचों अल्फाबेट से वो बतानी थी, मतलब अरेंजमेंट्स थी। तो हमने कैसे किया था, 5 into 4 into 3 5 into 4 into 3 into 2 into 1 था, 5 फैक्टोरियल था। तो वही है कि उनमें से अगर मान लो मैं ये कह देती कि ये 5 अल्फाबेट में से आपको 3 अल्फाबेट यूज करने हैं और आपको कोई वर्ड बनाना है, तो वो कितने वर्ड बन सकते हैं उन 3 अल्फाबेट से, तो वो अरेंजमेंट हो गई आपकी। अब बारी आती है कॉम्बिनेशंस की कि कॉम्बिनेशन क्या होता है आपके पास। तो ईच ऑफ द ग्रुप्स और सिलेक्शंस, जहां पे या तो कोई झुंड की बात आएगी या सिलेक्शंस की बात आएगी, दैट कैन बी मेड ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि मान लो आपको कुछ n नंबर ऑफ आइटम्स दे दी, उसमें से r नंबर ऑफ आइटम को या तो सिलेक्ट करना है, मतलब उसको ग्रुप बोलो या सिलेक्ट, पर हम जो क्वेश्चंस करते हैं तो कॉम्बिनेशंस में 2 वर्ड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, या तो चूज का या सिलेक्शंस का। मतलब कि मान लो मुझे n नंबर ऑफ आइटम्स दे रखी है, उनमें से मुझे r आइटम्स को एक टाइम पे चूज करना है, तो वो सम आइटम्स होगी, या फिर n आइटम्स को ही सिलेक्ट करना है। वो किस तरीके से सिलेक्शन होगा वो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे सिलेक्शन के। फॉर एग्जांपल हमारे पास, आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, उसमें हमने माना था कि एक स्कूल में 30 टीचर्स थे, उन 30 टीचर्स में से मुझे एक वाइस प्रिंसिपल चूज करना था और एक प्रिंसिपल चूज करना था। तो प्रिंसिपल चूज करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस थी, 30 चॉइस थी। सिलेक्शन आ गया, 30 टीचर्स में से मैं एक प्रिंसिपल चूज कर लूंगी, उसके बाद बचे 29 टीचर, उन 29 टीचर में से मुझे एक वाइस प्रिंसिपल चूज करना है और दोनों ही इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन लगी थी, तो 30 into 29 ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो जहां पे सिलेक्शन की बात आती है वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है, जहां अरेंजमेंट की बात आती है वहां परम्यूटेशन लगता है। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है कि जो आपका ऑर्डर होगा वो बहुत मैटर करेगा, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। उसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, देखो कैसे। हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल देखो, 2 लेटर्स A एंड B टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप। ग्रुप बनाने का मतलब कि A और B जो 2 लेटर है मुझे उनको एक साथ लेना है, मुझे सेलेक्ट करना है, मतलब एक साथ मुझे कंबाइन करना है उनको। बट दे कैन बी अरेंज इन 2 डिफरेंट वेज। बट वो कैसे अरेंज हो सकते हैं, 2 डिफरेंट वेज में। कैसे, AB एंड BA, मतलब कि मुझे 2 लेटर दिए हुए थे, उन 2 लेटर को मुझे एक साथ लेना है और उनकी अरेंजमेंट हो जाएगी 2 डिफरेंट वे से, AB और BA दोनों डिफरेंट है। Thus there can be 2 arrangements। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये परम्यूटेशंस है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, 2 लेटर्स को एक साथ अरेंज किया है।
और कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनी है, 2 अरेंजमेंट बनी है। इफ वी टेक 3 letters A, B, C, then the number of groups taking 2 letters at a time is 3, A, B, A, C और B, C। मान लो कि मुझे 3 लेटर दिए गए हैं A, B और C, उनमें से मुझे 2 लेटर एक साथ चूज करने हैं। पहली बारी आई चूज करने की, तो मैंने जब 2 लेटर एक साथ चूज किए उन 3 में से, तो वो ऐसे चूज कर लिए A, B, A, C और B, C। मतलब कि दोनों, मतलब पॉसिबिलिटीज देख ली कि इनकी 2 को एक साथ आने की पॉसिबिलिटीज। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए मैंने क्या किया, A, B, A, C और B, C हुआ। पर एक्चुअल में देखा जाए तो इनके 3 अरेंजमेंट्स और हो सकते हैं, B, A, C, A और C, B। तो असल में देखा जाए तो ईच ग्रुप गिव्स राइज टू 2 डिफरेंट अरेंजमेंट, हैज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो गई, 6। A, B, B, A, B, C, C, B, A, C, C, A। तो यहाँ पे जब मैंने 3 लेटर्स दिए गए और उनमें से 2 लेटर चूज करके मुझे अरेंजमेंट निकालनी थी, तो वो टोटल नंबर ऑफ 6 अरेंजमेंट्स हुई मेरी। तो यहाँ पे आपको साफ साफ फर्क दिखाई दे रहा है कि जब आपके पास अरेंजमेंट की बारी आ रही है तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, पर जब आपके पास ऑर्डर नहीं, सीधा आपको चूज करना है एज अ ग्रुप की बारी, तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा आपके पास। तो यहाँ पे हमने ये फर्क देखा और यहां से हमने एक देखा कि फ्रॉम अबव इट इज एविडेंट दैट इन फॉर्मिंग कॉम्बिनेशंस वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द नंबर ऑफ थिंग्स ईच सिलेक्शन कंटेन्स। मतलब कि जब हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन में, तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ थिंग्स कितनी बन रही है हमारे सिलेक्शन से, और वेयर एज इन फॉर्मिंग परम्यूटेशंस वी आल्सो हैव टू कंसीडर द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स व्हिच मेक अप ईच अरेंजमेंट। पर जब हम परम्यूटेशंस की बात करते हैं तो हम उनके अरेंजमेंट पे भी फोकस करते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है कि जो परम्यूटेशन है वो अरेंजमेंट्स को मैटर करता है, मतलब ऑर्डर उसके लिए मैटर करते हैं। पर जब आ रही आती है कॉम्बिनेशन की तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। जैसे टीचर वाले की बारी आई थी तो उसमें से आपको 2 ही टीचर सेलेक्ट करने थे, एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल। उसमें हमने कोई ऑर्डर नहीं बनाया था, किसी भी टाइप का ऑर्डर नहीं था, जस्ट हमने पिकअप किए थे। तो हमारे पास इस तरीके से हमने क्या किए थे, सिलेक्शंस किए थे। किस तरीके से सिलेक्शंस हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटीज निकाली थी हमने। तो अब हमारे पास है, अब हम जो आज का चैप्टर है वो टोटली हमारा परम्यूटेशंस पे है। तो हम परम्यूटेशंस पढ़ने जा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड परम्यूटेशंस पढ़ेंगे। अभी पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिक है परम्यूटेशन का। उसके बाद परम्यूटेशन निकाला था हमने बड़ी कैलकुलेशंस के लिए, तो वही बेसिक करके ही हम इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं। वो कैसे करेंगे वो आज हम देखते हैं। परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब परम्यूटेशंस में 2 टाइप की परम्यूटेशंस होती है। एक तो जिनमें आपके पास सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट दे रखे हो, जैसे वो मैजिक वाली बात है कि MAGIC, 5 अल्फाबेट डिफरेंट थे। ऐसे ही अगर मैं मान लो कि एक अल्फाबेट दे देती MAA, इसमें AA 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वो जो रिपीटेशन वाला आपके पास 2 टाइप की परम्यूटेशन है, व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो आज जो हम फोकस करेंगे व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट पे बात करेंगे, ठीक है, कि जब मेरे सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो परम्यूटेशंस कैसे बनेंगी। उसके बाद हम रिपीटेशंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला देखते हैं कि वो ड्राइव कैसे हुआ था, कहां से आई वो डेरिवेशन। तो वो थ्योरम के रूप में है। तो पहला हम देखते हैं थ्योरम, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे ही परम्यूटेशन का नाम आए आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए अरेंजमेंट, कि नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। मतलब कि मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालनी है जिसमें मुझे एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और उनमें से मुझे आर एक टाइम पे यूज करने हैं। वेयर जो मेरा आर होगा ना वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू n होगा। मतलब कि जो आर की चॉइस है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या n हो सकती है, या n से छोटी हो सकती है। मतलब ये हो सकती है, या तो हम n के n एक टाइम पे यूज कर सकते हैं या उससे कम एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। अभी हम 0 पे बात नहीं कर रहे, 0 के लिए हम आगे बात करेंगे।
एंड द रिपीटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी परम्यूटेशन इज नॉट अलाउड। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब कि मुझे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही करने हैं। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास मान लो n ऑब्जेक्ट थे, उसमें से पहले के पास मान लो मुझे n ऑब्जेक्ट में से r चूज करने थे, तो r में मैं ऐसे नहीं कर सकती कि एक लेटर जो मैंने यूज कर लिया उसी को मैं दोबारा यूज नहीं कर सकती। रिपीटेशन का कंसेप्ट हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ये कह रहा है कि हमें ये देना है कि गिवन बाय NPR कि अगर मैं n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट निकालती हूं तो वो मेरी नंबर ऑफ अरेंजमेंट इतनी बनेगी, n इंटू n माइनस वन n माइनस टू प्रोडक्ट n माइनस r प्लस वन, मतलब लगातार प्रोडक्ट होगी n माइनस वन n माइनस टू n माइनस r प्लस वन तक। और इसको हम एक फॉर्मूले में बनाएंगे जो कि होगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। साफ साफ दिख रहा है कि NPR परम्यूटेशन है n ऑब्जेक्ट में जिसमें से हमने r सेलेक्ट किए हैं, वो किसके इक्वल होगी n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो वही अभी हमें निकाल लिया कि वो कैसे हुई, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो देखो अब आपके पास क्या है कि हमने क्या किया है, अरेंजमेंट्स देखनी है। मुझे दे रखी है टोटल नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मुझे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट करनी है और मुझे कितने सेलेक्ट करने एक टाइम पे r की अरेंजमेंट्स करनी है। देखो यहाँ पे दिया हुआ था कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है टेकन r एट अ टाइम, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे टेकन r एट अ टाइम, कि मुझे एक टाइम पे r ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, कितने में से, n में से। तो मैंने पहले ही बोला था कि जितने हमें चूज करने होते हैं ना उतने में डिब्बे बना लेने चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करने जा रहे हैं हम, तो मैंने 8 डिब्बे बना लिए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस ऐसे, ये 8 डिब्बे है मेरे। कितने डिब्बे है मेरे पास, 8, ठीक है। अब 8 वेकेंट प्लेस बना लिए, हम बनाते हैं ना कि ये खाली है सारे, इन्हें हमें भरने हैं, किस तरीके से ये भर सकते हैं वो हमें देखना है, कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। अब एक देखो पहला डिब्बा कितने तरीके से फिल हो सकता है। मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, सारे डिब्बे खाली पड़े, तो पहले के पास चॉइस कितनी हुई, n तरीके से वो फिल हो सकता है। पहला ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, कितने भी आ सकते हैं। अब n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट बुक हो गया जो इस डिब्बे में बैठ गया भाई, ठीक है। बचे कितने, n माइनस वन, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं थी तो n माइनस वन ही बचे। तो अब मेरे पास सेकंड डिब्बे के पास चॉइस कितनी बची, n माइनस वन। थर्ड डिब्बे के पास चॉइस कितनी बची, n माइनस टू। फोर्थ डिब्बे के पास चॉइस कितनी बची, n माइनस थ्री। ऐसे हम चलते गए, ऐसे चलते चलते आखिरी डिब्बे के पास कितनी चॉइस बचेगी, n माइनस r माइनस वन। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब पहला डिब्बा था तो हमने क्या माइनस किया, 0, पूरे के पूरी n चॉइस थी मेरे पास। जब सेकंड नंबर का डिब्बा था तो मेरे पास कितनी चॉइस खत्म हो गई, 1 खत्म हो गई। जब तीसरा डिब्बा था तो 2 खत्म हो गई, जब चौथा डिब्बा था तो 3 खत्म हुई। तो जब rth डिब्बा था, ये कौन सा डिब्बा है, rth वेकेंट प्लेस है, rth वेकेंट प्लेस है, तो उसमें से कितनी चॉइस खत्म होगी, r माइनस वन, क्योंकि जितनी पोजीशन वाला है उससे 1 कम हो रही है। तो ये rth था तो इसमें से कितनी कम हुई, r माइनस वन। तो अब ये सारे इवेंट एक साथ होने हैं तो मल्टीप्लिकेशन लग जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास कितने परम्यूटेशंस बनी, मतलब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो हमारे पास कितनी हुई, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड सो n माइनस r माइनस वन। ओके, अब ये हो गई। मुझे इसे फैक्टोरियल बनाना है। अब भाई जब अगर ये ब्रैकेट खुलेगा ना r माइनस वन का, तो n माइनस r प्लस वन हो जाएगा ये, ठीक है। ये हम अभी ब्रैकेट रहने देंगे, क्यों रहने देंगे वो देखना है अभी हमें। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल बन सकता है ये आराम से, क्योंकि n से लेके लगातार अगर 1 to 1 तक हमारी प्रोडक्ट जाती है तो वो n फैक्टोरियल होता है। कमी किस चीज की है, n माइनस r माइनस वन तक की प्रोडक्ट है। n माइनस r माइनस वन है तो इससे आगे वाला क्या होगा, n माइनस r,
इससे आगे वाला क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1 वाला, तो ऐसे चलता n माइनस आर प्लस 1 होगा, माइनस होता जाएगा, ऐसे करते करते क्या होगा 2 1 तक आ जाएगा। जो चीज हमने खुद से प्रोडक्ट किया है वही हमें क्या करनी है, डिवाइड करनी है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, n माइनस आर तक लगाता है, तो ये हो जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये हमने खुद से ही प्रोडक्ट किया है तो खुद से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऊपर देखो 1 से लेके लगातार n तक की प्रोडक्ट है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल बन गया। अब नीचे वाला देखो 1 से लेके लगातार n माइनस आर तक की प्रोडक्ट है, तो ये कितना फैक्टोरियल बन गया, n माइनस आर फैक्टोरियल बन गया। कितना इजी था हमारे लिए, बस यही करना था। और ये हमारा फॉर्मूला किसका आ गया, NPR का, कि n ऑब्जेक्ट में से अगर हमें r ऑब्जेक्ट एक साथ लेने हैं और उनकी अरेंजमेंट देखनी है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो वो होगी n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बोल दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास अगर 5 है, ठीक है, उसमें से मुझे अरेंजमेंट जो देखनी है वो कितने की देखनी है, 3 की, तो मैं क्या करूंगी 5p3, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना आया 5 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आया 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिंपल सा परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। किसी भी बच्चे को अगर ये थ्योरम नहीं समझ आई है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी अरेंजमेंट, मुझे पता है आप लोगों को यहाँ से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, ये वाली प्रोडक्ट और डिवीजन वाली। जब आप इसे अच्छे से खोल के देखोगे, आर को कोई फाइनाइट नंबर लेके देखना और एन को भी कोई फाइनाइट नंबर लेके देखना, तो आपको ये बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन होना, किसी भी बच्चे को किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो, जब आप n नंबर ऑफ वेज पे काम कर रहे हो, तो आप उस n को और r को एक डेफिनेट नंबर लेके देख लेना, जैसे 6 और 3 ले लेना, 5 और 2 ले लेना, तब आपको क्लियर हो जाती है वो सारी चीजें कि ये कैसे आया था। अब सारी चीजें मैं नहीं चाहती कि मैं आपको सारी चीजें ही बताऊं ताकि आपका जो माइंड होता है वो ब्लॉक हो जाए, कुछ आपको खुद से सोचना चाहिए, ठीक है। इसलिए फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आता तो दोबारा रिपीट हो जाएगा। अब हम करते हैं द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब कि n जो ऑब्जेक्ट थे उन n ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट करनी है एंड, मतलब कि पूरे के पूरे, जैसे वो मैजिक था ना कि MAGIC था और उससे 5 वर्ड का ही 5 लेटर का यूज करके ही हमें वर्ड बनाना था, तो अरेंज जितने आपके पास ऑब्जेक्ट है उन सभी को यूज करके और आपको अरेंजमेंट करनी है। तो ये कैसे होगी, अब सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे पास कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एन वेकेंट प्लेस है, कितने प्लेस है, n वेकेंट प्लेस है, क्योंकि n एलिमेंट्स है, n ही अरेंजमेंट करनी है, n वेकेंट प्लेस। अब देखो पहले के पास कितनी चॉइस है, n चॉइस है, दूसरे के पास n-1, तीसरे के पास n-2, चौथे के पास n-3, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह लेते जाएंगे वैसे वैसे उनकी चॉइस खत्म होती जाएगी और वो एक एक कम होते जाएंगे टोटल ऑब्जेक्ट में से। अब यहाँ पे कितनी आई आपके पास 3, यहाँ पे कितनी आई 2 और यहाँ पे कितनी आई 1, क्योंकि आखिर में एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा, उसको मजबूरन उसी डिब्बे में बैठना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी हुई आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 n। लगातार कहां तक की प्रोडक्ट है, ये 1 से लेके n तक की प्रोडक्ट है, तो ये कितनी हुआ n फैक्टोरियल। हमने n ऑब्जेक्ट लिए थे और n की ही अरेंजमेंट की है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, n फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। पर अगर आप देखना चाहो फॉर्मूला पुट करके NPR, r की जगह आपने क्या रखा n, तो n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, तो क्या आया
n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया n फैक्टोरियल। तो अगर आप फॉर्मूले से भी करते तो भी आपको सेम आंसर मिलता, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है ये सब कुछ। समझोगे तो सबसे इजी है, और अगर क्रैम्प करोगे तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ये। अब आते हैं कुछ हमारी नोट कि आपको कुछ एक बातें ध्यान में रखनी है। पहला क्या कह रहा है ये कि NPR क्या चीज है। NPR हमने देखा था कि लगातार n, n-1, n-2, n-r+1। n-r+1 में कंफ्यूज मत होना, ये n-r-1 के इक्वल ही है, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलते हो तो साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ये लगातार n, n-1, n-2, n-r+1 r ऑब्जेक्ट की लगातार प्रोडक्ट है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। जब आपके पास r छोटा हो, r क्या हो, स्मॉल हो, तो आपको ये प्रोडक्ट फॉर्म ही यूज करनी है कैलकुलेशन स्मॉल होने के लिए। अब r बड़ा हो तो फॉर्मूला यूज कर देना n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल वाला, और अगर आपके पास r जो है वो छोटा हो तो आप ये प्रोडक्ट फॉर्म यूज कर देना। कहाँ तक प्रोडक्ट करनी है, अब देखो ये प्रोडक्ट 6 तक क्यों आई, क्योंकि हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया। n की जगह क्या रखा हमने 8, n-1 की जगह क्या आया 7, n-2 की जगह क्या आया 6। अब देखो n की अब ये लास्ट टर्म लेनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहां तक जाना है, आपको लास्ट टर्म उठानी है। लास्ट टर्म में n की जगह मैंने 8 रखा, r की जगह मैंने 3 रखा, +1 किया मैंने, तो आपके पास क्या है 8 में से 3 गए, कितना आया 5, +1 कितना आया 6। मतलब आपको 6 तक जाना है, 8 से लेके 6 तक जाना है, तो बीच में सिर्फ एक 7 ही आएगा इस तरीके से। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, ये सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये कह रहा है कि आप r प्रोडक्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा इस प्रोडक्ट फॉर्म के साथ यूज टू नहीं है तो वो फॉर्मूला यूज कर सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकेंड नोट हमारे पास क्या कहता है कि व्हेन r ग्रेटर देन n, कहने का मतलब कि जब n ऑब्जेक्ट और उसमें से मान लो 8 ऑब्जेक्ट दिए गए और अरेंजमेंट करनी हो 10 की, तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वी डोंट थिंक ऑफ NPR, वी डोंट थिंक ऑफ NPR बिकॉज वी कांट अरेंज मोर ऑब्जेक्ट टेकन फ्रॉम अ लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि हम थोड़े ऑब्जेक्ट लें और ज्यादा की अरेंजमेंट करें, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला देखें तो ये नॉट डिफाइंड है। कैसे कि फॉर्मूला क्या कहता है, n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल। अब n - r फैक्टोरियल क्या है आपके पास, जो r है वो ग्रेटर देन है n, तो जब आप क्या करोगे कि r को दूसरी साइड लेके जाओगे तो n - r हो जाएगा, वो क्या हुआ लेस देन 0 हुआ, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। जब आप बड़े में से जो छोटे में से बड़े को घटाओगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। मान लो कि मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट दिए गए थे, अरेंजमेंट आपको 10 की करनी थी, तो 8 में से आप जब 10 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा -2, जो कि लेस देन 0 है। और हमने कल ही पढ़ा था कि फैक्टोरियल नेगेटिव पे एप्लीकेबल नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए आपका फॉर्मूला है वो आपका साथ नहीं देगा। लॉजिकली सोचा जाए तो भी ये पॉसिबल नहीं है, और एज अ फॉर्मूला सोचा जाए तो भी ये पॉसिबल नहीं है। तो जो r होगा वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n होगा। ठीक है, तीसरी बारी आती है कि क्या r 0 हो सकता है, तो हाँ r 0 हो सकता है, NP0, मतलब कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालनी है n डिफरेंट थिंग्स की, जिसमें से हमें कुछ भी नहीं लेना, एक टाइम पे कुछ भी नहीं लेना। तो हमें कितनी मिलेगी 1 अरेंजमेंट, कि हमें कुछ अरेंज ही नहीं करना, तो जो पड़ा है वही हमारी अरेंजमेंट है। तो हमारे पास क्या हो गई 1 अरेंजमेंट आएगी। कैसे, n फैक्टोरियल n - r की जगह हमने 0 भरा, तो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 1 आ गया। तो दस द फॉर्मूला फॉर NPR इज एप्लीकेबल टू r = 0। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो r = 0 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जहां हमने पीछे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट किए थे वहां हमने r को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिया था, तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकता है, r 0 के लिए भी काम कर सकता है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स। अभी तक जितनी भी थ्योरी थी परम्यूटेशंस की वो सभी हमने कंप्लीट कर ली है।
अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो मैथ होना ही इम्पॉसिबल है। तो पहला एग्जाम्पल है मेरा इवेलुएट 12p3 कि 12p3 निकालना है आपको, और वो कैसे आप इवेलुएट करोगे। तो आपके पास बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, n की जगह क्या लिखना है 12। देखो npr लिख लेना, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की जगह क्या रखोगे 12, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास कितना आया 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आपके पास कितना आया 9 फैक्टोरियल। आप 12 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 12 इंटू 11 कितना होता है 132 इंटू 10 और बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1320। अब इसको देखो r यहाँ पे स्मॉल था, r क्या था स्मॉल था, तो आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। कैसे, n माइनस आर प्लस 1 तक लास्ट टर्म जाएगी n से लेके। तो n की जगह क्या था 12, r की जगह 3 प्लस 1, तो आपका कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा 12 से लेके। तो आप सीधा सा करते 12p3 में 12, 11, 10 और यही क्या था हमारा आंसर था। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही फॉर्मूला यूज करना। गलत करने से अच्छा होता है थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा कर लो पर सही होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है 20p4। 20p4 क्या है आपके पास, यहाँ पे n कितना दिया हुआ है 20, r कितना दिया हुआ है 4। तो इसको भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो। 20 फैक्टोरियल 20 माइनस 4 फैक्टोरियल कितना आया 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल। 20, 19, 18, 17, 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसल, मल्टीप्लिकेशन की तो 116,280। और अगर आप दूसरा तरीका अपनाते और 20p4 करते तो आपके पास कितना n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1 तक जाते आप। n की जगह कितना है 20, यहाँ पे कितना आया 19, यहाँ पे कितना आया 18। अब n माइनस लास्ट टर्म हमें पता नहीं चलती कि कौन सी है, तो हम क्या करते हैं n की जगह रखा मैंने 20, r की जगह मैंने रखा 4 प्लस 1, तो 20, 16 प्लस 1 17। तो आखिरी कहाँ तक जाएगी 17 तक, बस वहां तक स्टॉप कर दो और इसकी प्रोडक्ट कर दो। यही तो हमने निकाला है अभी। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है आपका 8p8। 8p8 अभी हम करके आए कि n क्या होता है n फैक्टोरियल, तो ये आपका क्या हो गया 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल क्या होगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो कि आएगा 40320। बिल्कुल इजी था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एग्जाम्पल सेकंड क्या कहता है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n if np4 रेशो n माइनस 1p3 इज इक्वल टू 9:1। तो ये क्या होता है आपके पास, आपको अभी समझ आ जाएगा। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको दिया था एक रेशो का डिवाइड करने का। इसका एक्चुअल मीनिंग है कि np4 डिवाइड बाय n माइनस 1p3 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 1। रेशो का मतलब होता है ये। तो np4 का मतलब क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। np4 क्या है n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। n माइनस 1p3 क्या है आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये दोनों वैल्यूज पुट, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूं। पुट इक्वेशन 1 एंड 2, इसको मैंने जीरो इक्वेशन का नाम दे दिया इन इक्वेशन 0 इक्वेशन में पुट कर दो आप।
तो यहाँ पे मैंने np4 की वैल्यू निकाल ली, n-1p3 की वैल्यू निकाल ली, वो मैंने जीरो इक्वेशन में पुट कर दी। तो पुट करने के बाद क्या आई मेरे पास, n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। तो जब हमारे पास a बाई बी c बाई डी होता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी इंटू डी बाई सी, कि जो नीचे वाला जो हमारे पास डिवीजन होती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने लिखा n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो गया, इंटू n-4 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। ये आप a मानो या b मानो, ये आपका c हो गया, ये आपका d हो गया, तो आपने ये अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 9/1। तो अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n फैक्टोरियल बड़ा है और n-1 फैक्टोरियल छोटा है, क्योंकि n बड़ी टर्म है और उसमें से एक निकाल दिया तो वो छोटी टर्म हो गई। तो हमारे पास क्या हो गया, n फैक्टोरियल को हम n-1 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, n इज इक्वल टू 9। और यही हमें क्या करना था, निकालना था, n की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है कि इफ 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1 फाइंड r। आपको r निकालना है, मतलब आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि 5pr है वो इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1 के इक्वल है। तो आपको जो दिया जाए उसमें बस उसको सॉल्व करते जाना है आपको। तो हमें क्या दे रखा है, वी हैव 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1। 5pr की वैल्यू कितनी हो गई, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल। ऑब्वियस है कि जो r है वो 5 से छोटा है या उसके इक्वल है, क्योंकि r होता है वो लेस देन इक्वल टू n होता है, r होता है वो लेस देन इक्वल टू n होता है, ठीक है। r है वो n से बड़ा नहीं हो सकता, अभी हम करके आए नोट में। 2 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 माइनस r-1 फैक्टोरियल। अच्छा ये स्टेप बहुत ध्यान से करना, r-1 फैक्टोरियल को आप ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि r- जो 1 फैक्टोरियल है आपका, अगर आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा तो आपके जो साइन है वो गड़बड़ कर जाएंगे। ये पूरा का पूरा एक r की जगह पड़ा है, तो ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल, तो आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो क्या आया, ब्रैकेट खोला जब 6 माइनस r+1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फैक्टोरियल। तो ये आपके पास क्या बना, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आया, 6 + 1 कितना होता है 7, 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना है, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल 7 माइनस r फैक्टोरियल। देखो r जो आपका, आपको क्या करना है, 5 माइनस जो r है वो आपका छोटा है 7 माइनस r से, क्योंकि r दोनों में सेम है, r क्या है, दोनों में सेम है। तो आपके पास जो n की वैल्यू है, एक 5 और एक 7 है, तो ऑब्वियस है 7 बड़ी है 5 से, तो आप 7 वाले को 5 के में करोगे, कैसे करोगे, मतलब एक एक कम करते जाना है। कैसे कि आपके पास 7 माइनस r है, तो आपको क्या करना है, इस फैक्टोरियल को खोलना है। तो इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 7 माइनस r फैक्टोरियल का मतलब 7 माइनस r, इससे एक कम कितना हुआ, 7 माइनस r-1, मतलब 6 हो गया, 6 माइनस r हो गया, फिर एक कम और हो गया उसमें से, तो 5 माइनस r हो गया। तो इस तरीके से जाएगा ना, नेचुरल नंबर है वो एक एक घटता जाएगा, तो ऑब्वियस है कि 7 है तो 6 में जाएगा, 6 है तो 5 में जाएगा। तो आपको क्या करना है, 5 माइनस r फैक्टोरियल को एज इट इज लिखे रहना है, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल 7 माइनस r फैक्टोरियल को खोलना है, तो 7 माइनस r 6 माइनस r 5 माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि 5 माइनस r फैक्टोरियल हमें चाहिए, तो वहां तक इसे स्टॉप कर देना है।
5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन वो बची 5 फैक्टोरियल बाय 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस आर 6 माइनस आर। आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिला 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। आपके पास 5 फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई में है तो आप उधर जाके क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। अब कुछ बच्चों ने +1 में मैथ्स कर रखा है तो उनके लिए ऐसे लग रहा है कि मैडम बहुत ही खींचे जा रही है क्वेश्चन को। मुझे भी लग रहा है कि खींचा जा रहा है क्वेश्चन, पर उन बच्चों के लिए हर स्टेप खोल के कराना बहुत जरूरी है जो बच्चे 10th के बाद सीधा बीकॉम में आए हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, ये कितना आया 12। तो हमारे पास इक्वेशन बची 7 माइनस 6 माइनस आर, मतलब कि 2 लगातार टर्म है हमारे पास। कैसे टर्म है इसको तरीका बताती हूँ कैसे किया जाता है। हमारे पास इज इक्वल टू आपके पास 12 है, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 2 डिग्री की। हमने कैसे करनी है, देखो कैसे आएगी ये इक्वेशन आपके पास। देखो हमने 7 माइनस 6 को 6 माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, तो 7 इंटू 6 माइनस 7 इंटू आर माइनस आर इंटू 6 प्लस में आर स्क्वायर, मतलब 7 को पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को आपने माइनस आर से किया, फिर आपने r को 6 से किया, फिर आपने r को r से किया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 12। तो हमने इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, तो r स्क्वायर को सबसे पहले लिखेंगे। अब हमारे पास देखो माइनस 6r माइनस 7r, तो कितना आ गया माइनस 13r आ गया आपके पास। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कितना है 42 और यहाँ पे कितना है 12, तो प्लस 42 माइनस 12, इधर का 12 पॉजिटिव में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आया आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करनी है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। जो बच्चे बहुत ही एक आता है फ्रैक्शन, मतलब आपके पास आता था 10th क्लास में फैक्टर का चैप्टर आता था कि पोलिनोमियल के फैक्टर्स बनाओ। जिन बच्चों ने वो बहुत अच्छे से किया हुआ है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी लाइटली किया है तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बताती हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x² का फैक्टर a है, x का फैक्टर b है और जो कांस्टेंट है वो c है। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ से आपको 2 रूट मिल जाएंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी वो क्या थी, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी r² माइनस 13r प्लस में 30 इज इक्वल टू 0। मतलब x की जगह पड़ा है r², a की जगह पड़ा है 1, b की जगह पड़ा है माइनस 13, c की जगह पड़ा है 30। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, r इज इक्वल टू b की जगह क्या पड़ा है मेरे पास माइनस तो आएगा ही आएगा, b की जगह क्या पड़ा है माइनस 13 प्लस माइनस का यूज बताऊंगी क्या है, अभी आपको जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास क्या है, b² का मतलब क्या है माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 1 पुट कर दी, और c की वैल्यू कितनी है 30, वो हमने पुट कर दी, डिवाइड बाय 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। अब आपके पास क्या है, माइनस क्या हो गया प्लस 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस में ये कितना आ गया आपके पास 120, क्योंकि 4 इंटू 30 क्या होता है 120, डिवाइड बाई 2। यहाँ से आपको क्या मिला 13 प्लस माइनस, आपने क्या किया 169 को 120 से माइनस किया तो कितना आया 49, डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या आया 13 प्लस माइनस 47 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, 7 आ गया डिवाइड बाई 2।
तो आपके पास जो r की वैल्यू आई है वो क्या आई है, r इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 7/2। मतलब एक बार तो आपको 7 को प्लस करना है 13 में और एक बार आपको 7 को माइनस करना है 13 में। तो यहाँ से आपके पास एक r1 आएगा और एक देखो r की वैल्यू, दो वैल्यू आएगी r की, क्योंकि जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही रूट आते हैं। r की स्क्वायर थी तो 2 रूट आएंगे। अब उनमें से हमें चूज करना है कि हमारा कौन सा रूट है। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आई, 13 प्लस 7/2, एक तो ये आई, एंड r की वैल्यू क्या आई, 13 माइनस 7/2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमारे पास कितना आ गया, r इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 6/2 इज इक्वल टू 3। अब देखो मेरे पास n की वैल्यू कितनी थी, एक तो 5 थी और एक कितनी थी, 7 थी। n की वैल्यू 5 एंड 7 थी एंड r की वैल्यू क्या है, या तो 10 होगी या फिर 3 होगी, और है क्योंकि r फिक्स था। r मतलब एक ही वैल्यू थी दोनों इक्वेशन में, r या तो 10 होगा या 3 होगा। 10 नहीं हो सकता क्योंकि जो r है वो n से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ n तो 5 और 7 है और 10 5 और 7 दोनों से बड़ा है और r n से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए 10 तो हो नहीं सकता। सो r इज इक्वल टू 3। अब आपको लग रहा है कि छोटे से क्वेश्चन को मैडम ने बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जिन्हें जब तक पूरा खुल के ना बताया जाए उन्हें समझ नहीं आता। अच्छा, अब कुछ बच्चे हैं जो फैक्टर फॉर्म करना चाहते हैं। फैक्टर वाली क्या फॉर्म थी वो सीख लो। अब हम ऑल्टरनेट तरीका भी कर लेते हैं। ऑल्टरनेट तरीका क्या है, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में सम ऑफ रूट्स होता है इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ठीक है, मतलब हमने लेट कर लिया कि x1 एंड x2 मेरे रूट है, x1 एंड x2 रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने ही रूट होते हैं। अब x1 और x2 का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो 30 आना चाहिए और x1 प्लस मैं x2 करूँ तो माइनस 13 आना चाहिए। तो ऐसी क्या चॉइस हो सकती है मेरे पास, तो मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड करना होता है कि 30 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 15 या 30। अब देखो मैं देखती हूँ x1 और x2 अगर मैं ये लेती हूँ तो 2 प्लस 15 क्या आता है मेरे पास, 17 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलो मान लो कि मैं -2 इंटू -15 करती हूँ तो 30 आया, -2 -15 करती हूँ तो मेरे पास माइनस का 17 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं दूसरा हिट एंड ट्रायल, 2 के बाद 3 का पार्ट आता है, 3 10 या 30। ठीक है, अब मेरे पास क्या हुआ, 3 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 30 आ गया, पर 13 आ गया, सॉरी 13 आ गया, पर मुझे सम ऑफ रूट कितना चाहिए, -13 चाहिए। तो इट मीन्स मुझे -3 और -10 चाहिए, जो कितना आएगा, -13। और जब मैं -3 की -10 से प्रोडक्ट करूंगी तो +30, परफेक्ट, ये हमारा रूट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस -3 -10 और इंटू हमारे पास क्या हो गया, x प्लस में हमारे पास क्या हो गया, 30, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 30 था, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर -3x -10x, पता नहीं 7 क्यों ध्यान में आ रहा है, -3x -10x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म में देखो x कॉमन आ रहा है तो x -3 हो गया, दूसरी दो टर्म में 10 कॉमन आ रहा है और हमें दोनों फैक्टर सेम चाहिए, x -3 चाहिए, तो -10 कॉमन लिया तो x -3 आया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x -3 दोनों कॉमन है तो x -3 कॉमन आ गया, तो बचा क्या, x -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो आइदर x इज इक्वल टू 3 हो सकता है, आइदर x इज इक्वल टू 10 हो सकता है, वही दो चॉइस आ गई। तो यहाँ से आप देख सकते हो, दोनों तरीके अपना सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो कैसा एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n such that np5 is equal to 42 np3 और n क्या है आपका 4 से बड़ा है। हमें सॉल्यूशन निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। सबसे आसान क्वेश्चन है आपके पास,
कि आपको हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3। हमें वैल्यूज पुट करनी है। NP5 का मतलब क्या है, n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब n माइनस 5 फैक्टोरियल छोटा और n माइनस 3 फैक्टोरियल बड़ा है, क्योंकि n में से एक तो 5 को घटाओ और एक 3 को घटाओ, तो हमारे पास जो n माइनस 3 हुआ वो बड़ा ही हुआ। अब हमने क्या करना है, n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास ये कंफ्यूज मत होना कि डिवाइड का है, ये डिवाइड नहीं, मैंने ये बताया था कि n माइनस 5 बड़ा या छोटा है। 42 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 3 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल। हम क्या करेंगे अब, n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। हमने ये कैंसल आउट कर दिया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास बचा यहाँ पे n माइनस, क्या बचा हमारे पास, n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 42 आ गया। हमारे पास n माइनस 3 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 42 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 42। कितना आया, n स्क्वायर माइनस 7n और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, फिर से डिस्क्रिमिनेशन मेथड लगा सकते हो या हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो। पहले मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से करती हूँ क्योंकि वो मुझे सबसे इजी लगता है, फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, 30 बनाना है, और वैसे सम, अब एक्स स्क्वायर प्लस हमारा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, और हमारे पास दूसरा क्या होता है, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो हमने क्या मान लिया कि x1 एंड x2 मेरे दो रूट है इस इक्वेशन के, x1 प्लस x2 तो आना चाहिए -7, और आपके पास x1 इंटू x2 आना चाहिए -30। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट दो रूट्स की नेगेटिव तभी आती है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 30 किस किस के टेबल में आता है। अभी 2 इंटू 15 आया जो 30 बना, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की चॉइस है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, 15 माइनस 2 करो तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे 13। 2 माइनस 15 करो तो -13, 2 प्लस 15 करो तो 17। तो चॉइस खत्म हो गई है हमारे पास। अब हमारे पास क्या होता है, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 आया। तो अगर मैं 3 माइनस 10 करूँ तो -7 आ गया, मतलब पॉसिबल है कि यहाँ पे एक तो होगा माइनस और एक होगा प्लस, तो 3 हो गया प्लस और 10 हो गया माइनस। तो हमारे पास दो रूट हो गए, एक तो 3 और एक -10। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस यहाँ पे +3 माइनस 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे कितना आया -30 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10x माइनस 30 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। 10, अब हमारे पास ये 7 बनेगा ना, इसीलिए तो x कॉमन लिया तो x प्लस 3 और माइनस में 10 लिया तो x प्लस 3 हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बने, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 10। मतलब हमारे पास n की जो वैल्यू है, जो इक्वेशन थी वो n स्क्वायर में थी, तो n की वैल्यूज आई है। तो एक तो n की वैल्यू आ गई -3, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। सो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया, जो कि 4 से क्या है, बड़ा है। ऑल्टरनेट तरीका कर लो डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूले से। ऑल्टरनेट तरीका क्या कहता है, n स्क्वायर -7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। a क्या है 1, b क्या है -7 एंड c क्या है -30। n की वैल्यू निकालो, क्या आएगी -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वैल्यू पुट करो, -7 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 49, -7 कितना हुआ 49, -4 इंटू a कितना है 1 और b कितना है -30, और पोल में हमारे पास कितना आ गया 2 इंटू 1। तो इज इक्वल टू क्या आया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस,
प्लस माइनस 49 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो आपके पास क्या आएगा 120 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 7 प्लस माइनस रूट 169 डिवाइड बाई 2। 169 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो 7 प्लस माइनस 13 बाई 2। तो n की जो वैल्यू है उसमें क्या हुआ, एक बार तो 7 प्लस 13 बाई 2 करना है आपको, एंड एक बार n को क्या करना है 7 माइनस 13 बाई 2 करना है। जब 7 प्लस 13 किया तो आपके पास आया 20 बाई 2 जो कि वैल्यू है 10। तो n की एक बार तो वैल्यू 10 आई, और एक बार कितनी आई प्लस 13 में से 7 माइनस किया तो माइनस 6 बाई 2, तो माइनस 3 आई, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफी इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी क्या इसमें। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ए 22PR प्लस 1 दो रेशो 20PR प्लस 2 इज इक्वल टू 11 रेशो 52। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। 20 सॉल्यूशन में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है 22PR प्लस 1 डिवाइड बाई 20PR प्लस 2 इज इक्वल टू 11 बाई 52। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। 22PR प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 22 फैक्टोरियल, 22 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास आई 22 फैक्टोरियल। यहाँ पे 22 अगर ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस 1 किस में चेंज हो जाएगा माइनस 1 में, तो 21 माइनस R फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे दूसरी वैल्यू है 20PR प्लस 2 की है, तो 20 फैक्टोरियल 20 माइनस R प्लस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ देखो 20 फैक्टोरियल, बाहर माइनस है अंदर प्लस का 2 है, तो बाहर आके माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस R फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमने 22PR प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दी 22 फैक्टोरियल 21 माइनस R फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 फैक्टोरियल 18 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 बाई 52। अब हमने पहले ही बताया था कि A बाई बी C बाई डी को आप क्या लिख सकते हो A बाई बी इंटू डी बाई सी लिख सकते हो। तो ये आपका A हो गया, ये आपका B, और ये हो गया C, और ये क्या हो गया D। तो आप क्या करोगे 22 फैक्टोरियल 21 माइनस R फैक्टोरियल इनटू में आपके पास कितना आएगा 18 माइनस R फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 20 फैक्टोरियल, इस तरीके से आ गया इज इक्वल टू 11 बाई 52। आप क्या करोगे 22 बड़ा है 20 छोटा है, तो 22 को 20 में डिडक्ट करोगे तो आपके पास कितना है 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल। अब 21 माइनस R बड़ा है और 18 माइनस R छोटा है, तो हम क्या करेंगे 21 माइनस R 20 माइनस R 19 माइनस R 18 माइनस R फैक्टोरियल इंटू आपके पास क्या है 18 माइनस R फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कैंसिल, 18 बाई R फैक्टोरियल से 18 बाई R फैक्टोरियल कैंसिल, इज इक्वल टू क्या था 11 बाई 52। तो आपको जो इक्वेशन मिली वो कैसे मिली 22 इंटू 21 डिवाइड बाई 21 माइनस R 20 माइनस R 19 माइनस R इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 11 बाई 52 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ A बाई बी इज इक्वल टू अगर C बाई डी होता है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किस तरीके से AD इज इक्वल टू BC। हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया 22 इंटू 21 इंटू 52 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने 11 से डिवाइड किया 11, यहाँ पे इधर 11 इंटू 21 माइनस R 20 माइनस R 19 माइनस R। 11 को जब मैंने 22 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला 2, तो इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू 21 इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा 52। 52 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 13 इंटू 4 लिख सकती हूँ, तो ये मेरे पास क्या आया 13 इंटू 4, क्योंकि मुझे क्या करना है इस तरीके की सीक्वेंस बनानी है 21 माइनस R 20 माइनस R 19 माइनस R, मतलब एक फिक्स नंबर को माइनस करना है। या तो आप क्यूबिक इक्वेशन निकाल के उसका रूट निकालो,
या फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड करो। हिट एंड ट्रायल मेथड बेस्ट होता है क्योंकि इस तरीके में एक सीक्वेंस बन जाती है। 52 क्या होता है, 13 इंटू 4 होता है, तो हमने उसे लिख दिया 21 माइनस 8, 20 माइनस 8, 19 माइनस 8। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 21 को तोड़ दिया। 21 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 2 इंटू 7 इंटू 3 में और इंटू 13 इंटू 4 इजिकल टू क्या आया। मुझे चाहिए लगातार एक सीक्वेंस कि 1 2 मतलब ऐसे चाहिए मुझे 13 12 11 7 8 9 इस टाइप की सीक्वेंस चाहिए, क्योंकि फिक्स एलिमेंट माइनस हो रहा है 21 में से, 20 में से, 19 में से। आर एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। तो 21 माइनस 8, 20 माइनस 8, 19 माइनस 8, मतलब एक सीक्वेंस बननी चाहिए इस साइड। तो 13 तो मेरे पास है ही है, मुझे चाहिए या तो 12 बन जाए या 14 बन जाए या 15, इस तरीके का। तो देखो, जब मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है 14, और जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12, तो 12 13 14 की सीक्वेंस बन गई। 12 इंटू 13 इंटू 14 इजिकल टू 21 माइनस 8, 20 माइनस 8, 19 माइनस 8। तो आपको इसे एक सीक्वेंस में लगाना है। वो कैसे लगा सकते हो, आर एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए आपके पास। तो आपका सबसे छोटा है वो सबसे छोटे के इक्वल रख दो। 12 सबसे छोटा है, 19 माइनस आर सबसे छोटा है। तो आप यहाँ पे देखो, आप क्या करोगे, यहाँ पे 12 इजिकल टू 19 माइनस आर, तो यहाँ से आर को दूसरी साइड लेके जाओ तो आर इजिकल टू क्या है 19 माइनस 12 इजिकल टू 7। अब तीनों केस में आर की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी हमारा आइडिया सही होगा। अब यहाँ पे देखो 20 माइनस आर किसके इक्वल होना चाहिए, 13 के। तो 20 माइनस आर इजिकल टू 13 आया, तो आर को उस साइड लेके जाओ, 13 को इस साइड, तो 13 माइनस 20 माइनस 13 इजिकल टू आर, तो 7 आया। दूसरे में भी आर की वैल्यू 7 आई, पहले में भी आर की वैल्यू 7 आई, तीसरे में भी आर की वैल्यू 7 आएगी, क्योंकि 21 माइनस जो 14 होता है वो 7 आता है, तो आर की वैल्यू हमारी क्या हो गई 7। तो यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू मिल गई आर की वैल्यू 7। तो इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी इस साइड वाली, ये आपके पास क्या है क्यूबिक इक्वेशन है। इधर आपको एक मल्टीप्लाई करना है और आपको क्या करना है रूट ढूंढना है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आपको बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि हिट एंड ट्रायल मेथड को, क्योंकि एक सीक्वेंस बन रही थी, 21 में से हमने फिक्स माइनस किया, 20 में से हमने फिक्स माइनस। तो अब देखो ये देखने में कैसा बनेगा, तो हमारा ये देखने में कैसा हुआ, हमारा ये देखने में ऐसा हो गया कि जो हमारे पास आया था 12 13 14 इजिकल टू 21, हमारे पास था 19 माइनस आर सबसे छोटा पहले, 20 माइनस आर, 21 माइनस आर। तो हमारे पास कितना आया यहाँ पे 19 माइनस 7, 20 माइनस 7 और 21 माइनस 7 इजिकल टू 19 माइनस आर, 20 माइनस आर, 21 माइनस आर। तो आर की जगह क्या है 7, तो आर इजिकल टू 7। तो अभी आपका एक होमवर्क है जो आपको करके आना है, काफी इजी है होमवर्क। तो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है एन पी एन इजिकल टू एन पी एन माइनस 1 के इक्वल प्रूव करना। आपको एक साइड लेके चलनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो चाहे राइट हैंड साइड लेके चलो, और उसे दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। एन पी एन इजिकल टू 2 डॉट एन पी एन माइनस 2 के इक्वल प्रूव करना है। थर्ड आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, एन पी आर इजिकल टू एन डॉट एन माइनस 1 पी आर माइनस 1 के इक्वल प्रूव करना है। फोर्थ आपका क्वेश्चन है एन प्लस 1 एन पी आर इजिकल टू एन माइनस आर प्लस 1 एन प्लस 1 पी आर के इक्वल प्रूव करना है। ये आपका होमवर्क है, काफी इजी होमवर्क है, आप कर सकते हो आराम से। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सॉल्यूशन के तौर पे कर लेंगे। बस ईमानदारी से करना है, किसी को कोई चीटिंग नहीं करनी है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.